India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को रिलीज के लिए उपयुक्त पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैदियों की समय से पहले रिहाई मामले में तौर तरीकों को सुधारने की है जरूरत। नालसा महानिदेशक जेल और प्रमुख सचिव में बैठक हो। राहुल गांधी की सुनवाई के दौरान जज की पदोन्नति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 68 जजों के तबादले और पदोन्नति के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सहमति से बने यौन संबंध पर बॉम्बे हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, नाबालिगों को दंडित करने के लिए नहीं है पॉक्सो कानून। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते आगे। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि आईएसआईएस की कहानी दिखाई गई है। केरल हाई कोर्ट में द केरल स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। केरल हाई कोर्ट की बेंच फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रहा था। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद जस्टिस एन नागरेश और सोमी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या आईएसआईएस के बारे में है। किसी समुदाय के खिलाफ ये फिल्म नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आखिर इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक काल्पनिक कहानी पर आधारित फिल्म है जिसमें कुछ लोगों को गलत काम करते हुए दिखाया गया है। अगर फिल्म में कुछ लोग सिर्फ एक टोपी पहन के आ रहे हैं तो क्या उनको धर्मगुरु माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कई फिल्में हैं जहां हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है। इस पर कोई विरोध नहीं करता। ऐसी कई हिंदी और मलयालम फिल्में हैं। वादी के वकील ने कहा कि फिल्म का विषय है कि केरल आईएसआईएस का गढ़ है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि केरल में महिलाओं के आईएसआईएस में शामिल होने के बारे में बनी फिल्म तथ्यों पर आधारित नहीं है और इससे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा होगी। वादी के वकील ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामे में खुद कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर और टीजर उसके द्वारा प्रमाणन के अधीन नहीं थे। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को पूरी फिल्म देखनी चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। फिल्म के निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि एक डिस्क्लेमर डाला गया है जिसमें कहा गया है कि ये एक काल्पनिक काम है जो सच्ची कहानियों से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक बार डिस्क्लेमर हो जाए और फिल्म प्रमाणित हो जाए तो फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के ट्रेलर को सीबीएफसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा ये नोट किया गया कि सीबीएफसी ने फिल्म की जांच की है और इसे
सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाया है। कोर्ट फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर विचार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में दोषियों की छूट से संबंधित एक मामले में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, मामले में वकील, महानिदेशक जेल और प्रमुख सचिव जेल को समय से पहले रिहाई के तौर तरीकों को ठीक करने के लिए बैठक करने को कहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि समान रूप से रखे गए दोषियों के लिए अलग अलग मानदंडों का मनमाना उपयोग ऐसी स्थिति को जन्म देगा जहां संसाधनों की कमी वाले व्यक्तियों को सबसे अधिक नुकसान होगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य के महानिदेशक जेल को रशीदुल जाफर बनाम यूपी राज्य में मामले में दिए गए फैसले के अनुसरण में उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें कैदियों की छूट के संबंध में कई निर्देश जारी किए गए थे। कार्रवाई में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यूपी राज्य के डीजीपी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य की जेलों में उम्र कैद के सभी विवरण ऑनलाइन पोर्टल से भरे गए हैं और सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पात्र आजीवन दोषियों के सभी विवरण जेल अधिकारियों को भेजे जाते हैं। कोर्ट ने आदेश पास किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के सचिव, मामले में वकील, महानिदेशक जेल और प्रमुख सचिव जेल को समय से पहले रिहाई के तौर तरीकों को ठीक करने के लिए बैठक करना चाहिए। अंतिम आदेश पारित करने के लिए 15 मई को इस अदालत के समक्ष एक अपडेट नोट पेश किया जाएगा। राहुल गांधी को सजा देने वाले जज वर्मा के प्रमोशन का मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुजरात के 2 न्यायिक अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर 8 मई को सुनवाई होगी। राहुल की सुनवाई के दौरान हुई पदोन्नति पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा के प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल हाल ही में सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा को राजकोट के अतिरिक्त जिला जज के तौर पर प्रमोशन किया गया था। इसके अलावा गुजरात सरकार के कानून विभाग की तरफ 68 जजों का तबादला और पदोन्नति की गई थी। अब जज हरीश वर्मा समेत सभी 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस MR शाह की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर 8 मई को सुनवाई करेगी। दरअसल 65% कोटा नियम के आधार पर इन 68 जजों को पदोन्नति दी गई है, जिसे सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अधिकारियों रवि कुमार मेहता, सचिन प्रताप राय मेहता ने चुनौती दी है। इस याचिका में 10 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में गुजरात हाईकोर्ट को नियुक्ति के लिए योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नई सूची जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। सूरत की निचली अदालत ने 4 साल बाद 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने इस फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट का रुख किया। हालांकि सेशंस कोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिली। अब ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनसे कम अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि हरीश हसमुख भाई वर्मा का प्रमोशन के बाद ट्रांसफर भी कर दिया गया था और उन्हें राजकोट जिला न्यायालय में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके तत्कालीन अध्यक्ष नेता अमित शाह की कथित रूप से बदनामी करने के लिए दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता को मामले में अपना जवाबी हलफनामा
दायर करने का आखिरी मौका दिया है। गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। गांधी ने दिसंबर 2018 में रांची में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में एक विशेष आदेश पारित किए जाने के बावजूद आज तक इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया। जस्टिस अंबुजनाथ की पीठ ने पिछले हफ्ते शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए आदेश दिया। अंतिम मौके के रूप में इस मामले को 12 मई को सूचीबद्ध करें। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो विरोधी पक्ष नंबर 2 जवाब दाखिल करने से वंचित रह जाएगा। तब तक पहले दिया गया अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आपने हजारों खरीदारों को धोखा दिया और आप किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं। आप जेल में रहने का आनंद लें। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अनिल शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है, आपने उनकी मेहनत की कमाई को चुरा लिया है, आप किसी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। रियल एस्टेट समूह के पूर्व सीएमडी और फर्म के अन्य निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रबंधन ने बड़े स्तर पर घर खरीदारों के धन की हेराफेरी की। कोर्ट ने कहा कि यह साधारण धोखे का मामला नहीं है। हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखो, आपको हमारी सहानुभूति नहीं मिल सकती। बेहतर होगा आप जेल में रहने का आनंद लें। आपने जो किया उस बारे में इस अदालत को अच्छी तरह पता है। आपने जो गड़बड़ी की, हम उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। बड़ी संख्या में घर खरीदार पीड़ित हैं। इससे पहले कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर अनिल शर्मा को कुछ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अनिल शर्मा और अन्य 2018 में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तारी के बाद से जेल में है और लगभग 4 साल जेल में बिता चुके हैं। उन पर घर खरीदारों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 जुलाई 2019 के फैसले में दोषी बिल्डरों पर नकेल कसते हुए रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से रियल्टर्स के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिया था, जिससे आम्रपाली समूह के 42,000 से ज्यादा घर खरीदारों को राहत मिली थी। ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ भी रियल एस्टेट समूह के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों की जांच कर रहे हैं। गुड़गांव स्कूल मर्डर केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने कहा था कि नाबालिग आरोपी के पास कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है और उसकी परिस्थितियों और उसके परिणामों को समझने की भी क्षमता है, इसलिए उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2017 में गुड़गांव के स्कूल के स्टूडेंट की हत्या के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए गुरुग्राम के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में पारित किया गया है और कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान करता है। अदालत प्रधान मजिस्ट्रेट के 2022 के उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार पर सुनवाई कर रही थी। इस आदेश को बाद में अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा था। कानून कहता है कि जब 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के किशोर के खिलाफ जघन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है तो बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता के संबंध में इस तरह के अपराध को करने और उसके परिणामों को समझने की क्षमता के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
जेजे बोर्ड द्वारा ये निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि क्या उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। वर्तमान मामले में कथित हत्या के समय किशोर की उम्र लगभग 16 वर्ष और 5 महीने थी, इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया का पालन किया गया। 2017 में जेजेबी ने उसे वयस्क मानने का फैसला किया। नाबालिग अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने इसकी पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष दोनों आदेशों को चुनौती दी और 2018 में हाईकोर्ट ने प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ साथ बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए बोर्ड को भेज दिया। 2018 में इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के हाईकोर्ट के आदेश को मृतक के पिता के साथ साथ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि वो सभी मामलों में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तर्क और आगे के ट्रायल करने के लिए दिए गए निर्देश से सहमत नहीं हो सकता है। हालांकि इसने पर्याप्त अवसर की कमी पर त्रुटियों को सुधारने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजने के हाई कोर्ट के अंतिम परिणाम को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किशोर न्यायालय बोर्ड ने कहा कि नाबालिग आरोपी के पास कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है और उसकी परिस्थितियों और उसके परिणामों को समझने की भी क्षमता है, इसलिए उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। पॉक्सो कानून रोमांटिक और सहमति से बने रिश्ते में शामिल नाबालिगों को दंडित और अपराधी करार देने के लिए नहीं बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में 2 साल से जेल में बंद एक आरोपी युवक को जमानत देते हुए ये बात कही। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि आरोपी युवक फरवरी 2021 से जेल में बंद है। ऐसे में अगर आरोपी को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखा जाता है तो ये उसके लिए हानिकारक होगा। निकट भविष्य में मुकदमे की शुरुआत होने की संभावना भी नहीं दिख रही है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। जस्टिस ने मामले से जुड़ी पीड़िता के बयान पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी और पीड़िता के बीच सहमति से रिश्ते बने थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉक्सो कानून नाबालिगों को यौन हमलों और उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया है। इस कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पॉक्सो कानून रोमांटिक और सहमति से बने संबंधों में शामिल नाबालिगों को दंडित करने के लिए है। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ दिंडोशी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 और पॉक्सो कानून की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। घटना के समय आरोपी की उम्र 22 साल थी और पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने जनवरी 2021 को फिर पीड़िता को बुलाया। तब भी आरोपी ने पीड़िता के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। वर्तमान में मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दिंडोशी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को 30,000 रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। मणिपुर हिंसा और बिहार में जातिगत जनगणना मसले ने एक बार फिर फोकस आरक्षण पर केंद्रित पर दिया है। सवाल है कि क्या जातिगत मतगणना के बाद ओबीसी के आरक्षण में वृद्धि की जा सकती है। मणिपुर में भी आरक्षण का मसला है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद कानून ही बन गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर भी कई राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण पर कानून को समझाएंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। क्या आप जानते हैं रिजर्वेशन या आरक्षण इंडिया में क्यों आया? दिस वॉज डन टू रेक्टिफाई जो भी सोशल इनजस्टिस इंडिया में इतने टाइम से बैकवर्ड क्लासेस के साथ हो रहा था। धीरे धीरे 1995 में PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और 2019 में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इस रिजर्वेशन सिस्टम में जगह बनाई गई। लेकिन रिजर्वेशन कैन ओनली बी डन अप टू अ लिमिट एंड द लिमिट फॉर दिस रिजर्वेशन डिसाइड किया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस ने रिजर्वेशन लिमिट 50% तक सेट की गई। पर क्या ये रिजर्वेशन लिमिट ब्रीच हो सकती है? हाल ही में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रायल के बाद EWS के लिए रिजर्वेशन 10% और बढ़ा दिया गया और 103rd अमेंडमेंट किया गया, ये कहते हुए कि 50% सीलिंग वाज नॉट इनफ्लेक्सिबल
और 10% की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करती है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.